सुबह की हल्की धूप फैल चुकी थी। पीले रंग की सादी सी साड़ी में एक महिला आम गांव की औरतों की तरह शांत कदमों से बाजार की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर न कोई रौब था, न कोई पहचान। किसी को भनक तक नहीं थी कि ये साधारण सी दिखने वाली महिला जिले की एसपी कविता चौहान है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा भेष बनाया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। चलते चलते उनका मन अतीत की यादों में खो गया। बचपन के दिन याद आ गए, जब वो बिना किसी डर के सड़क किनारे ठेले से कुछ भी खा लिया करती थीं। आज भी मन किया कि पुराने दिनों की तरह मोमोज खाए जाएं। थोड़ी ही दूर चलने पर सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला दिखाई दिया। वहां लगभग 50-55 साल का दुबला पतला बुजुर्ग व्यक्ति मोमोज बेच रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में मेहनत की चमक। कविता धीरे से ठेले के पास पहुंची और बोली, काका, एक प्लेट मोमोज दे दीजिए। बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ बोले, अभी देता हूं बिटिया। कुछ ही देर में गरम गरम मोमोज उनकी प्लेट में थे। कविता ने जैसे ही पहला मोमोज खाया, उनके चेहरे पर सुकून फैल गया। ड्यूटी और जिम्मेदारियों के बीच ये छोटा सा सुख उन्हें बहुत कम नसीब होता था। अभी वो स्वाद में डूबी ही थी कि अचानक वहां एक इंस्पेक्टर 3 सिपाहियों के साथ आ धमका। आते ही वो ठेले वाले पर चिल्लाया, ए बूढ़े, हफ्ते के पैसे निकाल। तेज आवाज सुनकर बुजुर्ग घबरा गया। कांपते हाथों से बोला, साहब, आज तो दिन शुरू ही हुआ है, अभी कुछ कमाया नहीं, शाम को आ जाइए। ये सुनते ही इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया और बिना चेतावनी उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये दृश्य देखकर कविता चौहान सन्न रह गई। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे पैसे क्यों मांग रहे हैं और किस अधिकार से मार रहे हैं? इंस्पेक्टर ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत बोलो, ज्यादा बोलोगी तो अंदर कर दूंगा। कविता ने सख्त आवाज में कहा, कानून आपको गरीबों को सताने की इजाजत नहीं देता। ये सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया और उसने गुस्से में कविता के गाल पर भी थप्पड़ मार दिया। कविता थोड़ी डगमगाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। उन्होंने कहा, आपने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगी। इंस्पेक्टर हंसा और बोला, ज्यादा होशियारी मत दिखा। इतना कहकर उसने ठेले को लात मार दी। मोमोज सड़क पर बिखर गए। बुजुर्ग रोते हुए उन्हें समेटने लगा, तभी इंस्पेक्टर ने डंडे से उसकी पीठ पर वार कर दिया। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। अब कविता का सब्र टूट चुका था। उन्होंने कहा, काका, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, ये लोग गलत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने तंज कसते हुए कहा, तू मुझे औकात सिखाएगी? धमकी देकर वो अपने साथियों के साथ चला गया। जाते जाते बोला, शाम को पैसे तैयार रखना। कविता ने बुजुर्ग को ढांढस बंधाया और कहा कि वो न्याय दिलवाएंगी। घर लौटकर उनका खून खौल रहा था। अगली सुबह वो फिर साधारण कपड़ों में थाने पहुंची और इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने को कहा, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया और उल्टा उन्हें धमकाने लगा। अब कविता ने ठान लिया था। वो सीधे डीएम के पास पहुंची और पूरी घटना सबूतों के साथ रख दी। वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग देखकर डीएम भी गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत प्रेस मीटिंग बुलाने का फैसला किया। अगले दिन मीडिया और अफसरों से भरे हॉल में डीएम ने पूरे मामले का खुलासा किया। स्क्रीन पर वीडियो चला, जिसमें इंस्पेक्टर और थाने के अधिकारी की करतूतें साफ नजर आ रही थीं। हॉल में हड़कंप मच गया। अंत में दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। कविता चौहान ने कहा, ये लड़ाई एक ठेले वाले की नहीं, बल्कि हर उस गरीब की है जो डर के कारण चुप रहता है। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। बुजुर्ग ठेले वाले की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार राहत के। उस दिन जिले में ये संदेश गया कि कानून वाकई सबके लिए बराबर है। गरीबों ने सालों तक चुपचाप जुल्म सहा था, उनके दिलों में भी अब उम्मीद जागने लगी थी। कविता चौहान अपने ऑफिस लौटी तो बाहर खड़ी भीड़ ने तालियों से उनका स्वागत किया। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान। कविता ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये चिंता भी थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब इसकी असली शुरुआत होने वाली है। अगले कुछ दिनों में कविता चौहान ने जिले के सभी थानों की गोपनीय समीक्षा शुरू कर दी। वो बिना बताए कभी किसी थाने पहुंच जाती, कभी किसी चौकी का निरीक्षण करती। कई जगहों पर उन्हें वही पुरानी सड़ी हुई व्यवस्था दिखी, गरीबों से डर, रसूखदारों से दोस्ती और कानून का खुला मजाक। कविता ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। कुछ पुलिसकर्मी सुधरने लगे तो कुछ के चेहरों पर डर साफ नजर आने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि अब ये एसपी सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने वाली है। इसी बीच उस बुजुर्ग मोमोज वाले काका की जिंदगी भी बदलने लगी थी। पहले जो आदमी सिर झुकाकर ठेला लगाता था, अब सीना तान कर खड़ा होता था।
लोगों ने जानबूझकर उसके ठेले से खरीदारी शुरू कर दी थी। कई सामाजिक संस्थाएं उसकी मदद के लिए आगे आईं। किसी ने नया ठेला दिलवाया तो किसी ने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया। जब ये खबर कविता तक पहुंची तो उनके चेहरे पर सच्ची संतुष्टि की मुस्कान आई। उन्हें लगा कि उनका संघर्ष सिर्फ सजा दिलाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसी की जिंदगी में रोशनी भी लेकर आया है। लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध भी आता है। कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी और स्थानीय दबंगों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बंद कमरों में बैठकर कविता के खिलाफ साजिशें रची जाने लगीं। अफवाहें फैलाई गईं कि वो बहुत सख्त हैं, राजनीति नहीं समझती और सिस्टम बिगाड़ रही हैं। कुछ नेताओं ने ऊपर तक शिकायतें भेजनी शुरू कर दी। कविता को इन सब की भनक थी, लेकिन वो डरी नहीं। उन्होंने खुद से कहा कि अगर सच के रास्ते पर चलने की यही कीमत है तो वो इसे चुकाने को तैयार हैं। एक रात कविता देर तक ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थीं। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उनके मन में हलचल। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिन याद किए जब उन्होंने ईमानदारी की शपथ ली थी। आज वही शपथ उन्हें ताकत दे रही थी। उन्होंने तय किया कि अब जिले में एक भी ऐसा थाना नहीं रहेगा जहां गरीब इंसाफ के लिए तरसता रहे। उसी रात उन्होंने एक विशेष हेल्पलाइन शुरू करने का आदेश दिया ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे एसपी ऑफिस तक अपनी शिकायत पहुंचा सके, बिना किसी डर के। हेल्पलाइन शुरू होते ही शिकायतों की बाढ़ आ गई। कहीं जमीन कब्जे की शिकायत थी, कहीं पुलिस की मारपीट की, तो कहीं झूठे केस की। कविता चौहान ने हर शिकायत के लिए अलग टीम बनाई और खुद उसकी निगरानी की। कई पुराने मामले फिर से खोले गए। कुछ निर्दोष लोगों को जेल से राहत मिली तो कुछ दोषियों के चेहरे से नकाब उतरा। मीडिया में फिर से कविता चौहान की चर्चा होने लगी, लेकिन इस बार एक सख्त और निडर अफसर के रूप में। धीरे धीरे जिले का माहौल बदलने लगा। थानों में लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। पुलिसकर्मी भी अब सोच समझकर कदम रखने लगे। उन्हें डर था, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास था। कविता अक्सर कहती थीं कि डर से नहीं, बल्कि भरोसे से कानून मजबूत होता है। उन्होंने अपने अधीनस्थ अफसरों को ट्रेनिंग दी, समझाया कि वर्दी का असली मतलब क्या है। कुछ अफसरों की आंखों में शर्म थी तो कुछ में गर्व। एक दिन वही बुजुर्ग मोमोज वाले काका कविता से मिलने ऑफिस आए। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बिटिया, ये मेरे हाथों से बना है। थैली में घर के बने मोमोज थे। कविता की आंखें भर आईं। उन्होंने वो तोहफा बड़े सम्मान से स्वीकार किया। उस पल उन्हें लगा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पद या मेडल नहीं, बल्कि किसी गरीब का भरोसा है। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें जिले के एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम जुड़ा था। दबाव फिर बढ़ने लगा। फोन आने लगे, सिफारिशें होने लगी। कविता ने साफ कह दिया कि कानून सबके लिए एक है। इस फैसले ने उन्हें और भी विवादों में डाल दिया, लेकिन उन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उन्हें पता था कि अगर वो झुक गईं तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। समय बीतता गया और जिले में बदलाव साफ दिखने लगा। अपराध कम होने लगे, लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। बाहर से भी अफसर इस जिले को उदाहरण के तौर पर देखने आने लगे। कविता चौहान चुपचाप अपना काम करती रहीं। उन्हें न तारीफ का लालच था, न बदनामी का डर। उनके लिए सबसे बड़ी बात थी न्याय। और एक दिन शाम को ऑफिस से निकलते वक्त कविता ने देखा कि सड़क किनारे कई ठेले बेखौफ खड़े हैं। वही सड़क जहां कभी एक बुजुर्ग पर जुल्म हुआ था, आज उम्मीद की गवाह बन चुकी थी। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा। उन्हें पता था कि ये अंत नहीं, बल्कि एक लंबी लड़ाई का एक मजबूत कदम है। कानून जिंदा था और वो इसे जिंदा रखने के लिए हमेशा तैयार थीं।
कविता चौहान की मेहनत का असर अब सिर्फ जिले तक सीमित नहीं रहा था। आसपास के जिलों में भी उनके काम की चर्चा होने लगी थी। कई वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने आने लगे, कोई सीखने के लिए तो कोई केवल ये देखने कि आखिर ये महिला अफसर ऐसा क्या कर रही है जिससे सिस्टम हिल गया है। कविता हर मुलाकात में एक ही बात दोहराती थी कि बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की ईमानदारी से आता है। लेकिन मन ही मन वो जानती थीं कि शुरुआत किसी को तो करनी ही पड़ती है। उसी रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि असली परीक्षा तब होती है जब सत्ता, दबाव और डर एक साथ सामने खड़े हों। इधर सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर रामनाथ और संजीत शर्मा अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे थे। उन्होंने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ छुट-भइये नेताओं और दलालों के जरिए अफवाह फैलाई जाने लगी कि कविता चौहान मीडिया की भूखी हैं और जानबूझकर पुलिस विभाग की छवि खराब कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ झूठी खबरें चलने लगी। किसी ने उनके चरित्र पर सवाल उठाया तो किसी ने उनके फैसलों को राजनीति से जोड़ा। ये सब देखकर कविता को दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने तय किया कि वो जवाब शब्दों से नहीं, काम से देंगी। कुछ ही दिनों बाद जिले के एक दूर दराज के गांव से एक गंभीर शिकायत आई। वहां के ग्रामीणों ने बताया कि एक प्रभावशाली ठेकेदार सालों से उनके जंगल और जमीन पर कब्जा किए बैठा है और विरोध करने वालों को पुलिस के जरिए डराया जाता है। पहले कभी किसी अफसर ने उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं की थी। कविता ने बिना देर किए खुद गांव जाने का फैसला किया। जब उनकी गाड़ी गांव पहुंची तो लोगों की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिले की एसपी खुद उनके बीच खड़ी है और उनकी बातें ध्यान से सुन रही है। कविता ने गांव में ही चौपाल लगवाई और सबको खुलकर बोलने का मौका दिया। बुजुर्गों ने कांपती आवाज में अपने दर्द सुनाए, महिलाओं ने आंसुओं के साथ अपनी मजबूरी बताई। कविता का दिल भारी हो गया। उन्होंने तुरंत संबंधित थाने के अधिकारियों को बुलाया और सख्त लहजे में जवाब मांगा। जब बातों में गोलमोल जवाब मिले तो उन्होंने मौके पर ही जांच के आदेश दे दिए। उसी दिन ठेकेदार के अवैध कब्जे पर कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस की मौजूदगी में गांव की जमीन खाली करवाई गई। वर्षों बाद गांव वालों ने खुली सांस ली। इस कार्रवाई से कविता के विरोधी और ज्यादा बौखला गए। अब मामला सिर्फ जिले का नहीं रहा था, ऊपर तक दबाव बनने लगा। राजधानी से फोन आए, मीटिंग बुलाने की बातें हुईं। कुछ अधिकारियों ने उन्हें थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दी, लेकिन कविता ने साफ कह दिया कि वो कानून से समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने अपने परिवार से भी बात की और कहा कि आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया। उनके माता पिता ने कहा कि उन्होंने बेटी को ईमानदारी की सीख दी है, डरना नहीं सिखाया। इसी दौरान जिले में एक और बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक नाबालिग के साथ अन्याय हुआ था और स्थानीय पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश की थी। कविता ने खुद उस केस की निगरानी संभाली। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया गया। इस केस ने पूरे राज्य का ध्यान खींचा। मीडिया ने कविता की तारीफ की, लेकिन उनके लिए ये तारीफ से ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ था। वो जानती थीं कि हर सही फैसले के साथ उम्मीदें भी बढ़ती जाती हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। समय के साथ कविता चौहान के ऑफिस का माहौल भी बदल गया। अब वहां डर के बजाय काम की गंभीरता थी। लोग बिना हिचक अपनी शिकायतें लेकर आने लगे। कविता रोज देर रात तक फाइलें देखतीं, रिपोर्ट पढ़तीं और फील्ड से अपडेट लेतीं। कई बार थकान से उनकी आंखें भर आतीं, लेकिन जब उन्हें किसी पीड़ित की राहत की खबर मिलती तो सारी थकान जैसे गायब हो जाती। उन्होंने महसूस किया कि ये नौकरी सिर्फ आदेश देने की नहीं, बल्कि लोगों का दर्द समझने की भी है। एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त उन्हें वही मोमोज वाले काका फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनका ठेला पहले से कहीं बड़ा और साफ सुथरा था। काका ने दूर से ही हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद कहा। आसपास खड़े लोग भी मुस्कुरा रहे थे। कविता को लगा कि शायद यही असली बदलाव है, जब डर की जगह सम्मान ले ले। उन्होंने गाड़ी से उतरकर काका से हालचाल पूछा और आगे बढ़ गईं। उस छोटे से पल ने उन्हें फिर याद दिलाया कि उनका रास्ता कितना भी कठिन हो, सही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात उन्हें एक गुमनाम कॉल आई, जिसमें उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने ज्यादा सख्ती दिखाई तो अंजाम बुरा होगा। कविता ने फोन काटते हुए गहरी सांस ली। उन्हें डर तो लगा, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए और जांच शुरू करवाई। उन्हें पता था कि ये लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि एक सोच के खिलाफ है, और ऐसी लड़ाइयां आसान कभी नहीं होती।
धीरे धीरे राज्य स्तर पर भी कविता चौहान का नाम लिया जाने लगा। उन्हें एक बड़े पद की पेशकश होने लगी, लेकिन उन्होंने फिलहाल मना कर दिया। उनका मानना था कि जब तक ये जिला पूरी तरह संभल नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाएंगी। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो आधे रास्ते में हार नहीं मानेंगी। उनके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, जिसे वो आखिरी दम तक निभाने को तैयार थीं। रात के सन्नाटे में अपने घर की बालकनी में खड़ी कविता चौहान ने दूर तक फैले शहर को देखा। कहीं रोशनी थी, कहीं अंधेरा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद यही जिंदगी है, रोशनी और अंधेरे की लड़ाई। और जब तक उनके हाथ में वर्दी और दिल में ईमानदारी है, वो इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगी। उन्हें पूरा यकीन था कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सच आखिरकार जीतता जरूर है। अगली सुबह जब कविता चौहान ऑफिस पहुंची तो माहौल कुछ अलग सा था। बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी थी, अंदर फाइलों का ढेर। हर कोई उनसे एक बयान चाहता था, लेकिन कविता जानती थी कि बोलने से ज्यादा जरूरी काम करना है। उन्होंने सीधे अपने चेंबर में जाकर वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। बैठक में साफ कहा गया कि अब जिले में किसी भी तरह की अवैध वसूली, दबंगई या गरीबों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर थाने को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई होगी। ये शब्द सिर्फ आदेश नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी थे, जिसे पूरे जिले ने महसूस किया। इसी बीच पुलिस विभाग के भीतर से ही कुछ ईमानदार सिपाही और अधिकारी खुलकर सामने आने लगे। उन्होंने चुपचाप कविता को बताया कि कैसे सालों से कुछ लोग वर्दी की आड़ में गलत काम करते आ रहे थे। पहले डर था नौकरी जाने का, मारपीट का, लेकिन अब भरोसा जगा था। कविता ने उन सब की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि सच्चाई के साथ खड़े रहने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये भरोसा धीरे धीरे पुलिस विभाग की जड़ों तक उतरने लगा। डर की जगह जिम्मेदारी ने लेनी शुरू कर दी। एक दिन अचानक जिले के एक बड़े व्यापारी संघ ने कविता चौहान से मिलने की इच्छा जताई। पहले यही लोग अक्सर पुलिस की मिलीभगत से छोटे दुकानदारों को दबाते थे। मीटिंग में व्यापारियों ने स्वीकार किया कि पहले उन्होंने भी कई बार गलत का साथ दिया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कविता ने साफ कहा कि कानून का पालन करेंगे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर गरीबों या कमजोरों को सताया गया तो कार्रवाई तय है। ये पहली बार था जब रसूखदार लोग भी कानून के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। उधर सस्पेंड इंस्पेक्टर रामनाथ और संजीत शर्मा की जांच तेज हो चुकी थी। उनके पुराने मामलों की फाइलें खुलने लगी। एक के बाद एक शिकायतें सामने आने लगी जो सालों से दबाई गई थी। कई पीड़ितों ने हिम्मत करके बयान दिए। ये सब देखकर साफ हो गया कि मामला सिर्फ एक ठेले वाले तक सीमित नहीं था। कविता चौहान हर रिपोर्ट खुद पढ़ती और ज़रूरी निर्देश देती। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में संतुलन। उन्हें पता था कि न्याय में जल्दबाजी भी खतरनाक होती है। इसी दौरान कविता को राज्य पुलिस मुख्यालय से बुलावा आया। वहां उनके काम की समीक्षा होनी थी। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें रोका जाएगा, कुछ को लग रहा था कि उनकी तारीफ होगी। मीटिंग में कई सवाल पूछे गए, कुछ तीखे, कुछ घुमावदार। कविता ने हर सवाल का जवाब तथ्यों और कानून के आधार पर दिया। अंत में वरिष्ठ अधिकारी भी मान गए कि जिले में जो बदलाव आया है वो मिसाल बन सकता है। ये उनके लिए बड़ी जीत थी, लेकिन उन्होंने इसे निजी उपलब्धि नहीं माना। जिले लौटते वक्त कविता की गाड़ी उसी सड़क से गुजरी जहां कभी मोमोज वाला काका रोते हुए बैठा था। आज वहां रौनक थी, कई ठेले, कई ग्राहक। ये दृश्य देखकर कविता के मन में अजीब सा सुकून भर गया। उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी धीमी करने को कहा और बाहर झांककर लोगों को देखा। किसी के चेहरे पर डर नहीं था। ये बदलाव किसी एक आदेश से नहीं, बल्कि भरोसे से आया था। कविता ने मन ही मन सोचा कि यही असली पुलिसिंग है। लेकिन हर बदलाव के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। एक रात जिले में अचानक सांप्रदायिक तनाव की खबर आई। छोटी सी बात को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी। कविता बिना देर किए खुद मौके पर पहुंची। उन्होंने दोनों पक्षों से बात की, सख्ती भी दिखाई और समझदारी भी।
हालात धीरे धीरे काबू में आ गए। मीडिया ने इसे उनकी सूझबूझ की जीत बताया। कविता जानती थीं कि अगर एक पल की चूक होती तो हालात बिगड़ सकते थे। ये जिम्मेदारी का बोझ हर रात उनके साथ सोता था। समय के साथ कविता चौहान की दिनचर्या और भी कठिन होती गई। नींद कम, काम ज्यादा। कई बार अकेले में वो खुद से सवाल करती कि क्या वो ये सब लंबे समय तक कर पाएंगी। लेकिन फिर किसी पीड़ित का फोन, किसी बुजुर्ग की दुआ या किसी बच्चे की मुस्कान उन्हें फिर से खड़ा कर देती। उन्होंने सीखा कि मजबूत होने का मतलब कभी न थकना नहीं, बल्कि थक कर भी आगे बढ़ते रहना है। एक दिन जिले के स्कूलों में पुलिस और बच्चों के बीच संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। कविता खुद कई स्कूलों में गईं, बच्चों से खुलकर बात की, उन्हें कानून, सुरक्षा और अपने अधिकारों के बारे में बताया। बच्चों की मासूम आंखों में चमक देखकर उन्हें लगा कि शायद भविष्य बेहतर हाथों में है। अगर अगली पीढ़ी को सही दिशा मिल जाए तो समाज खुद ब खुद बदल सकता है। ये सोच उनके लिए नई प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे कविता चौहान का जिला पूरे राज्य में एक उदाहरण बन गया। रिपोर्ट्स आने लगीं कि यहाँ अपराध कम हुए हैं, पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। कई अफसर उनसे मार्गदर्शन मांगने लगे। लेकिन कविता अब भी खुद को साधारण मानती थी। उनका कहना था कि अगर एक सिस्टम सही चल सकता है तो बाकी क्यों नहीं। ये सोच ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। एक शांत शाम जब वो ऑफिस से लौट रही थी, आसमान में हल्की लालिमा थी। सड़क किनारे लोग अपने काम में लगे थे, बिना डर, बिना घबराहट। कविता ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन राह सही है। जब तक ये भरोसा जिंदा है, तब तक वो भी जिंदा रहेंगी इस लड़ाई में। कानून सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की जिंदगी में उतरे। यही उनका सपना था और उसी सपने के साथ वो आगे बढ़ती रहीं।